हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? चलें आगे बढ़े। चलिए, आज हम एक नया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, इंड एस 17 लीजेस। ठीक है बेटा, तो तैयार हो जाइए इंड एस 17 पढ़ने के लिए, है ना। तो सबसे पहले बुक जो आपके सामने है, मोस्ट सिंप्लीफाइड बुक ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका पेज नंबर 2.1 निकाल लीजिए सबसे पहले फटाफट, ताकि ये इंडेज आपकी आंखों के सामने आ जाए, आपकी नजरों के सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक है, इंडेज 17 लीजेस, पेज नंबर 2.1 ये निकाल लीजिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगेन सबसे पहली बात ये आती है दिमाग में कि ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 हमको क्या सिखाने वाला है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहली बात क्लियर कर लें कि अकाउंटिंग फॉर लीज ट्रांजैक्शन, अगर हमारे बिजनेस में लीज ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, उस पर यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस 17 एप्लीकेबल होता है। क्लियर? अब दूसरी बात जो दिमाग में आती है, जो हमारे जहन में आती है, वो ये है कि आखिर लीज ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए, लीज ट्रांजैक्शन का मतलब समझते हैं तो पहले इस लीज वर्ड का मतलब आपको समझना जरूरी है। क्लियर है? तो पेज नंबर 2.1 पे आ जाइए और पेज नंबर 2.1, ठीक है ना। चलिए बेटा, ध्यान दीजिए बुक्स में, यहां पर सामने व्हाट इज लीज, लीज का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए, सिंपल सी बात है, यहां पर ध्यान दें, आपके लिए बड़े आकर्षक ढंग से लिखा हुआ है कि लीज इज एन एग्रीमेंट। लीज इज एन एग्रीमेंट। लीज एक एग्रीमेंट है बिटवीन द टू पार्टीज। इसमें दो पार्टीज हैं, लेसर एंड लेसी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पार्टी हूं, आप एक पार्टी हैं, ठीक है। और क्या एग्रीमेंट, मेरे और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट क्या हुआ, देखिए, मैं लेसर हूं, आप लेसी हैं, और लेसर ट्रांसफर राइट टू यूज असेट टू द लेसी। मतलब क्या हुआ, मेरे पास कोई मशीनरी है, कोई असेट है, और वो असेट मैंने आपको यूज करने के लिए दी, मैंने उस असेट को यूज करने का अधिकार आपको दिया। ठीक है ना। मैंने आपको मशीनरी बेची नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं बेची, सेल आउट नहीं की है, मैं आपको उस मशीनरी को यूज करने का राइट दे रहा हूं। क्लियर है? तो मैं कहलाऊंगा लेसर, आप कहलाएंगे लेसी। मतलब असेट को राइट टू यूज देने वाला, जो देने वाला है वो लेसर है, और जिसने असेट को यूज करने के लिए लिया है वो लेसी है। इज इट क्लियर? तो बेटा वापस से देखो, लीज इज एन एग्रीमेंट, है ना। बिल्कुल लिखने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना, लिखा है बहुत अच्छे से, आपके लिए बुक बनाई गई है ना। और इस बुक की खासियत भी है, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है, टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें प्रॉपर लैंग्वेज है, और इवन हमने कुछ जनरल हिंदी के शब्दों को भी इंग्लिश लेटर्स में लिखा है, जिससे आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। तो लीज इज एन एग्रीमेंट जिसमें देयर आर टू पार्टीज, लेसर एंड लेसी। लेसर ट्रांसफर राइट टू यूज असेट टू द लेसी, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको असेट यूज करने के लिए दूंगा तो मैं आपसे कुछ पैसे लूंगा, कुछ कंसिडरेशन लूंगा, उसके लिए लेसर कुछ कंसिडरेशन लेगा। तो इन रिटर्न लेसी मेक्स अ पेमेंट टू द लेसर। क्लियर? लेसी उसके बदले में पेमेंट करेगा। तो क्या सीख लिया यहां पर आपने कि लीज दो पार्टीज के बीच में होने वाला एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अपनी कोई असेट यूज करने के लिए दी है, और उसके बदले में जो पार्टी असेट को ले रही है यूज करने के लिए, वो उसके बदले में कुछ पेमेंट्स करेंगी। इज इट क्लियर? और जो असेट देने वाला है वो लेसर है, और जिसको असेट मिल रही है वो लेसी है। क्लियर? अब आ जाते हैं पेज नंबर 2.2 पर। बहुत ही जनरल एग्जाम्पल आपके लिए है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। देखो पेज नंबर 2.2 देखिए। गुड्डू ओनर है मशीनरी का, गुड्डू इज द ओनर ऑफ मशीनरी, है ना। और मशीनरी को यूज करने का जो राइट है, गुड्डू ने रुचि नाम की एक लड़की को दे दिया है यहां पर, और एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ है। और रुचि ने कहा है कि हे गुड्डू गुड्डू गुड्डू, हे गुड्डू, मैं तुम्हें 40,000 रुपीज पर एनम दे दूंगी। तो यहां पर ये ट्रांजैक्शन में गुड्डू क्या है, लेसर, रुचि क्या है, लेसी, और ये क्या हो गया, लीज ट्रांजैक्शन बिटवीन गुड्डू एंड रुचि।
ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही ढंग से, है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अभी नहीं सोचना है, अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे ना, पहले कंसेप्ट और कंटेंट पर ध्यान देंगे। चलो थोड़े सवाल जवाब कर लेते हैं आपके साथ। देखो यहां लिखा है थोड़े सवाल जवाब, ये हिंदी के लेटर्स है ना, हिंदी वर्ड है तो हमने इंग्लिश लेटर्स में ही लिखा है। ऑरेंज पेन इस पूरी बुक में वहीं पर यूज हुआ है। बहुत ही अच्छी हैंड रिटन बुक आपके लिए बनी है और आपको बहुत ही इजी और बहुत ढंग से सारे पूरा सिलेबस समझा देगी। ध्यान दें, क्या थोड़े क्वेश्चन अराइज करते हैं अभी तक जो हमने सीखा उस पर, वो ये है बेटा, देखो क्या गुड्डू ने असेट रुचि को रेंट पर दी। दिमाग में आता है कि सर ये तो आप असेट रेंट यूज करने के लिए दे रहे हो तो रेंटल ट्रांजैक्शन हो गया, आप इसे लीज क्यों कह रहे हो, ये तो रेंट पर दी है। तो क्या ये असेट गुड्डू ने रुचि को इस एग्जांपल में रेंट पर दी थी? तो बेटा बिल्कुल, लीज ट्रांजैक्शन और रेंट ट्रांजैक्शन सिमिलर ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता। जनरल बात बता रहा हूं, आगे हम डिटेल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और तह में उतरेंगे और तहखाने में उतरेंगे तो और समझ में आएगा आपको, लेकिन अभी तक के हिसाब से ये ठीक है ना। तो रेंटल ट्रांजैक्शन ही होता है, वही जैसे रेंट डीड बनती है वैसे लीज डीड बनती है कि हाँ तुम मेरी एसेट को यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे पैसे दे देना, कंसिडरेशन दे देना, पेमेंट्स कर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की सर क्या ये रेंटल ट्रांजैक्शन है? तो बेटा बिल्कुल ये रेंटल ट्रांजैक्शन है, लीज ट्रांजैक्शन और रेंटल ट्रांजैक्शन सिमिलर ट्रांजैक्शन है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं लेना, बहुत आराम से आगे बढ़े। पेज नंबर 2.3 पर आइए, पेज नंबर 2.3 पर आइए। गुड्डू ने रुचि को असेट कितने पीरियड के लिए दी? भाई 1 साल के लिए दी, 6 महीने के लिए दी, 2 महीने के लिए दी, ये भी पता होना चाहिए ना, आपके दिमाग में आएगा कि यार ये ट्रांजैक्शन कितने अवधि के लिए हो सकता है, कितने पीरियड के लिए ये ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो कोई बात नहीं बेटा, ये एनी पीरियड के लिए हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है, 1 साल से कम भी हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम असेट की लाइफ जितना हो सकता है, असेट की यूजफुल लाइफ भी 10 साल है तो मैक्सिमम 10 साल के लिए दे सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। बहुत ही आप समझदार बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं आप, बहुत अच्छे लोग हैं आप, पढ़ने का जज्बा रखते हैं आप अपने आप में, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारे चंचल मन में जो उत्पन्न होता है वो ये होता है कि लीज ट्रांजैक्शन, ये जो अभी गुड्डू और रुचि वाला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, हमारा गुड्डू और रुचि वाला वो एग्जांपल चल रहा है, अगर उसमें वो 40,000 रुपए पर एनम रुचि लेसी जो पेमेंट कर रही है, अगर मान लीजिए वो ट्रांजैक्शन सर 3 इयर्स का हो, आपके मन में आ गया ट्रांजैक्शन 3 इयर्स का है, तो टोटल पेमेंट जो रुचि करेगी गुड्डू द लेसोर को, वो 40,000 इंटू 3 1,20,000 का पेमेंट करेगी। कितने का पेमेंट करेगी? 1,20,000 का, और 1,20,000 का पेमेंट करेगी। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर क्या ये जरूरी है कि एनुअल पेमेंट ही हो, क्या पूरा पेमेंट एक साथ हो सकता है क्या? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हो सकता है। आपके प्यारे प्यारे मन में जो भावना उत्पन्न हुई है मैं उसकी कद्र करता हूं, मतलब कि बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। जरूरी नहीं है कि वो एनुअल पेमेंट हो, वो मंथली पेमेंट भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है, और इवन बेटा पूरा पेमेंट सिंगल पेमेंट, एंटायरली सिंगल पेमेंट भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब एक आखिरी प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि सर ये जो रुचि ने 40,000 रुपए पर एनम ये जैसे भी दिए हैं गुड्डू को, लेसोर को, लेसी ने जो पेमेंट किया है सर, वो पेमेंट सर उसका कोई नाम हम क्या उसको कुछ कहते हैं, क्या कहें उसको? रेंटल कहेंगे क्या? बेटा उसको लीज रेंटल कहेंगे। क्या कहेंगे? लीज रेंटल, एक जनरल शब्द उसके लिए हमने यहां पर रखा है, लीज रेंटल। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा इन डेज 17, और इसमें अभी तक हमने आपको क्या बताया कि लीज ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। ये इन डेज 17 किस पर एप्लीकेबल होगा? लीज ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग पर एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और हमने थोड़े बहुत आपके साथ क्वेश्चन किए कि भाई ये लीज ट्रांजेक्शन और रेंटल ट्रांजेक्शन क्या सिमिलर ट्रांजैक्शन होते हैं? तो हाँ सिमिलर होते हैं। इसका पीरियड क्या होगा, और क्या इंटायर पेमेंट एक साथ हो सकता है, और इस पेमेंट जो लेसी करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लीज रेंट कहते हैं। ये बात हो गई है, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और आराम से मेरे साथ साथ चलो। और ये अगले पेज पर आ गए आप लोग, पेज नंबर 2.4 पर। बहुत ही आकर्षक चित्र देखने को मिल रहे हैं आपको। सर ये इधर तो एक लड़का बना है, सर एक इधर लड़की सी बनी हुई है, सर ये कौन है दोनों? क्या सर हम इनको जानते हैं? हाँ बेटा तुम इन दोनों को जानते हो। ये इधर वाला तो गुड्डू है और उधर वाली रुचि है। ये गुड्डू द लेसोर है और रुचि द लेसी है ना। और अब हम लीज की डेफिनेशन पूरी पढ़ेंगे इंडेस 17 के हिसाब से। बिल्कुल
बिल्कुल एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो बात करेंगे अब हम यहाँ पर। लीज इज एन एग्रीमेंट, हाँ सर ये एग्रीमेंट है सर, इन विच लेसर कन्वे टू द लेसी राइट टू यूज असेट, हाँ सर लेसर ने लेसी को असेट का राइट दे दिया यूज करने के लिए। सर हाँ सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं सर, बेची नहीं है असेट, आपने भी कहा भी था, ये यूज करने के लिए दी है, बिल्कुल वो लेसी यूज करेगा केवल। और फॉर एग्रीड पीरियड, एक पीरियड होगा वो, बिल्कुल सही है। इन रिटर्न ऑफ पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट, देखो बेटा यहाँ पे एक शब्द और आ गया सीरीज ऑफ पेमेंट, तो मैं क्या कह रहा था, पेमेंट भी हो सकता है, सिंगल पेमेंट भी हो सकता है और सीरीज ऑफ पेमेंट भी हो सकता है। ठीक है मेरे राजकुमारों राजकुमारियों, ये बिल्कुल क्लियर रखो अपने दिमाग में, है ना। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो सर अब हमने समझ लिया लीज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, लीज ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत ही शांतिपूर्वक ये आपको समझ में आ चुका है कि हाँ सर ये लीज ट्रांजेक्शन होता है, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो अब आराम से धीरे धीरे से अपन चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ सर धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, सर ये गाना भी हमने सुना हुआ है, हाँ बेटा पुराना गाना है, हाँ वो हनी सिंह ने भी गाया था मुझे पता है, वो गाया था उन्होंने। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने को एग्जाम में हनी सिंह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ देखो यहाँ पेज नंबर 2.4 पर भी आगे बढ़ रहे हैं कि लेसर ट्रांसफर ओनली राइट टू यूज असेट, इसका मतलब है कि असेट की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, लीज ट्रांजैक्शन में असेट की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। और लीगल ओनर, असेट का लीगल ओनर हमेशा कौन रहेगा, गुड्डू द लेसर, गुड्डू ही हमेशा असेट का ओनर रहेगा इस एग्जाम्पल में। यस बिल्कुल बेटा बिल्कुल 100% लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, असेट गुड्डू की थी, गुड्डू की है, गुड्डू की रहेगी। जब तक मैं कुछ और ना बता दूं, मैं कोई यहां पे एक्सेप्शन ना बता दूं, तब तक तुम्हारे जहन में यही चलेगा कि एसेट गुड्डू की थी, गुड्डू की है, गुड्डू की रहेगी। गुड्डू कौन है, गुड्डू द लेसर, है ना। तो बिल्कुल ये बात क्लियर रखो, टेंशन नहीं लेने का। आगे बढ़ रहे हैं हम। सर अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, अब कुछ नया पढ़ा रहे हैं आगे, बिल्कुल आगे पढ़ाते हैं अब आपको। देखो हाँ आराम से, ज्यादा उत्साहित नहीं होना, वो दोनों ये लड़का लड़की यही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं बिल्कुल फटाफट से। हाँ बेटा चलो अब इंड एस 17 हम पढ़ रहे हैं, ये लीज ट्रांजैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, इसकी अकाउंटिंग अभी सीखते हैं। अब ये इंड एस 17 ये कहता है कि लीज ट्रांजैक्शन बेटा दो तरह के होते हैं, दो तरह के लीज ट्रांजैक्शन होते हैं। लीज के मेरे और आपके बीच में, गुड्डू और रुचि के बीच में, बंटी और बबली के बीच में, किसी के भी बीच में, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होंगे लीज के, तो वो दो तरह की लीज हो सकती है बेटा। सर कौन कौन सी दो हो सकती है, दो, बिल्कुल सर, तीन नहीं, सिर्फ दो, बस मेरे दो अनमोल रतन। हाँ एक है राम लखन नहीं, एक है फाइनेंस लीज और एक है ऑपरेटिंग लीज। क्या है बेटा, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, बस ये दो हैं। सर ये दो तरह की लीज होती है, हाँ बेटा बिल्कुल दो तरह की लीज होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। बिल्कुल दिमाग में फिट करते चलो हर चीज को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीज, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अब आपको क्या समझना पड़ेगा बेटा, बताओ क्या मन में आता है। अब आपके मन में क्या जिज्ञासा जागी, अब आपके मन में ये जिज्ञासा जागी है कि सर अब आप हमको समझा दो कि फाइनेंस लीज क्या है और ऑपरेटिंग लीज क्या है। सर पहले कौन सी समझना चाहिए, फाइनेंस लीज की ऑपरेटिंग लीज। तो बेटा मैं कहता हूं पहले समझेंगे फाइनेंस लीज का मतलब और फिर सीखेंगे ऑपरेटिंग लीज का मतलब, ठीक है। और फटाफट से पेज नंबर 2.5 पर आप लोग आ जाएंगे और अब आप लोग समझने जा रहे हैं फाइनेंस लीज का मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस लीज। बिजनेस में लीज ट्रांजैक्शन अगर होते हैं तो दो तरह की लीज हो सकती है बेटा, फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। और अब यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं और देखो क्या हो रहा है यहां पर, देखो फटाफट। ऐसा लीज ट्रांजैक्शन जिसमें कि असेट से रिलेटेड मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो जाए, मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो जाते हैं। सर ये क्या हो गया, रिस्क और रिवॉर्ड मतलब। बेटा रिस्क का मतलब है असेट से संबंधित कॉस्ट या कोई लॉस, रिवॉर्ड का मतलब है बेटा असेट से संबंधित बेनिफिट या प्रॉफिट। मेरे और आपके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, मैं आपको अपनी कोई असेट का मतलब अभी मशीनरी से ले लेते हैं, मैं कोई मशीनरी आपको लीज पर दे रहा हूं और
ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा हुआ है कि उस मशीन से संबंधित सारे फायदे, मैक्सिमम फायदे और नुकसान, मैक्सिमम फायदे और नुकसान, मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड, मैक्सिमम कॉस्ट और बेनिफिट, वो सब तुम्हें ट्रांसफर हो गए हैं, तो ये फाइनेंस लीज मानी जाएगी, तो ये फाइनेंस लीज मानी जाएगी। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि यार सर एक बात बताइए, ये कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ हुआ है जिससे मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं? ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा आखिर कि रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं? है ना, बात समझ में आती है ना? तो देखो बेटा, इसके लिए इंडेस 17 में कुछ सिचुएशंस दे रखी है, सिचुएशंस दे रखी है। सुन लिया, सिचुएशंस दे रखी है। सर सिचुएशन दे रखी है तो क्या होगा? बेटा सिचुएशन से ये होगा कि मैं अभी आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, सिचुएशन 1, 2, 3, 4, 5, पर एक बात समझ लो, उनको समझने के पहले ही ये समझ लो पहले कि जब भी ये सिचुएशन जो हम पढ़ने वाले ही आएंगी, तो इसका मतलब है कि असेट से संबंधित मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वो फाइनेंस लीज हो जाएगी। क्योंकि सिचुएशन देखो क्या लिखा हमने, अब आया सस्पेंस बाहर, ये देखो फटा पोस्टर निकला हीरो, फाइनेंस लीज सिचुएशंस। पहले फाइनेंस लीज का मतलब क्या समझा? जिस भी लीज ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड, असेट से संबंधित मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो जाएंगे, वो फाइनेंस लीज है। अब ये कैसे पता चलेगा कि असेट से संबंधित मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो गए? ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, देखो स्टार्ट। हाँ, फाइनेंस लीज सिचुएशन, ठीक है। और अब पेज नंबर 2.6 पर आ जाइए। व्हाट आर सच फाइनेंस लीज सिचुएशन। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं फाइनेंस लीज सिचुएशन नंबर 1, है ना। देखो बेटा, सिचुएशन 1 क्या लिखी है पहले समझो। ओनरशिप ऑफ असेट इज ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। लेसोर ने लेसी के साथ जब लीज ट्रांजैक्शन किया तो ये कहा कि लीज टर्म के बाद ये असेट तुम ही रख लेना, मतलब लेसी को असेट की ओनरशिप कंपल्सरीली ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख के और समझ में आएगा कि गुड्डू असेट का ओनर है, से मशीन, असेट की लाइफ 10 इयर्स है और राइट टू यूज उसने ट्रांसफर किया रुचि को 4 इयर्स के लिए। तो बेटा लीज ट्रांजैक्शन तो 4 साल के लिए ही हुआ, असेट की लाइफ 10 साल है, तो 4 साल असेट कौन यूज करेगी? रुचि, लेसी। और उसके बाद वो असेट नॉर्मली किसके पास आनी थी? लेसर के पास। लेकिन यहां क्या कंडीशन डाली लेसर ने कि बाद में भी तुम ही रख लेना, मतलब एक तरीके से रुचि जो है उस असेट को कितना यूज करेगी? पेज नंबर 2.7 पे देखो, लेसी विल यूज द असेट फॉर 4 + 6 इयर्स, दैट इज 10 इयर्स। मतलब कहने को तो किराए पर ये असेट दी गई 4 साल के लिए, बेचारा लेसोर जो है वो किराया भी ले रहा है 4 साल का, लेकिन 4 साल में ऐसा बोल रहा है ये कि आप बचे हुए 6 साल भी आप ही रख लेना। मतलब रुचि ये असेट 4 + 6 10 साल यूज करेगी पूरे, ऑल द ईयर्स। मतलब उस असेट से रिलेटेड मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड, फायदे नुकसान, कॉस्ट और बेनिफिट किसके हो गए? रुचि के, लेसी के। और इसका मतलब है ये फाइनेंस लीज है कि नहीं? अब आपके दिमाग में आएगा ये हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? तो देखो और क्लियर करता हूं मैं, और क्लियर हो जाएगा आपको, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां एग्जाम्पल लिखा है एक, कि मानो कि मशीन जो गुड्डू ने रुचि को दी है वो 10 लाख रुपए की है, और गुड्डू ने ऐसे 4 साल के लिए दी थी, और वो 3 लाख रुपए साल ले रहा है। मतलब 4 साल का 3 लाख के हिसाब से 12 लाख रुपए ले रहा है। मतलब 10 लाख की एसेट के बदले में 4 ही साल में गुड्डू 12 लाख ले रहा है, 2 लाख एक्स्ट्रा ले रहा है। तो भैया हर व्यक्ति चाहता है कि उसके लगाए हुए पैसे का उसको रिटर्न मिले ब्याज के साथ।
तो मुझे तो ऐसा लगता है और आपको भी शायद ऐसा लग जाएगा कि यार वायर गुड्डू 10 लाख की एसेट थी, 4 साल के लिए किराए पर दे रहे हो, 3 लाख इंटू 4 साल में ही 12 लाख रुपए ले रहे हो, मतलब 4 साल में ही एसेट की कॉस्ट भी रिकवर हो गई और 2 लाख एक्स्ट्रा रिकवर हो गए। अरे भैया इसीलिए तो गुड्डू ने रुचि को ऑफर भी दे दिया कि तुम मुझसे 4 साल के लिए लीज पर ले लो और बचे हुए 6 साल तुम ही रख लेना। क्या प्रॉब्लम है गुड्डू को, लेसोर को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? उसको तो असेट का पैसा भी मिल गया और 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसका ब्याज भी मिल गया, इंटरेस्ट भी मिल गया। ठीक है, तो असेट की लाइफ कितनी? 10 साल। पूरे 10 साल कौन उस असेट को रखेगा? लेसी। बिल्कुल, तो असेट से संबंधित मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड किसको ट्रांसफर हो गए? लेसी को। तो ये फाइनेंस लीज हो गई। मतलब पहले दिन से ही क्लियर था कि फाइनेंस लीज है। कैसे? क्योंकि लीज ट्रांजेक्शन 4 ही साल के लिए था, लेकिन बाद में भी 6 साल असेट लेसी के पास ही रहने वाली थी। तो ये हो गया। अब आपके मन में प्रश्न ये उत्पन्न होना चाहिए कि सर आखिर 10 लाख की असेट के रुचि द लेसी 12 लाख क्यों देने को तैयार हो गई? अरे लेसोर ने तो बड़ा आकर्षक ऑफर दिया था कि 4 साल तुम किराए पे ले लो, बचे हुए 6 साल तुम रख लेना, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी। तो ये पहले तो लगा आकर्षक ऑफर था, लेकिन 10 लाख के 12 लाख भी तो लिए। तो आपके मन में ये आ जाएगा कि रुचि ने आखिर इस ऑप्शन को इस ऑफर को क्यों एक्सेप्ट करेगी रुचि लेसी? तो बेटा उसका कारण देखो, आपके मन में आया ना, वाई लेसी इज पेइंग मोर। लेसी ज्यादा पैसे क्यों दे रहा है? बेटा जरूरत इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, लेसी को असेट चाहिए। तो फिर सर लेसी खुद खरीद क्यों नहीं लेता? अरे भैया यही तो कारण है जो उसने लीज पर ली है। लेसी के पास फंड्स की कमी है या लेसी के पास फंड्स नहीं है? मजबूरी है भाई, मजबूरी। जरूरत इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, इंसान की मजबूरी है। पैसा बोलता है दुनिया में, पैसा बोलता है मेरे भाई। पैसा नहीं है लेसी के पास शायद, और लेसी को शायद लोन भी नहीं मिल रहा कहीं से, वरना लेसी खुद ही लोन लेके एसेट ले लेता। तो क्या सीखने को मिल रहा है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत कंसेप्चुअल बात है यहाँ पर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझो बात को आप लोग कि लेसी को असेट की जरूरत है, लेसी के पास फंड्स नहीं है शायद, या इनसफिशिएंट फंड्स हैं, और इवन लेसी को कोई लोन भी नहीं मिल रहा है कहीं से। तो पर असेट तो चाहिए ना, उसको बिजनेस में वो असेट यूज आने वाली है। तो रुचि द लेसी की मजबूरी थी कि उसको लेसोर जैसे किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ा जो उस असेट का ओनर था। और इन्वेस्टमेंट किसने किया था? लेसोर ने। कितने रुपए का? 10 लाख का। अब वो आपको अपनी एसेट यूज करने के लिए दे रहा है और ऑफर भी क्या दे रहा है? 4 साल के बाद खुद ही रख लेना। तो बेटा आप भी होते अगर गुड्डू की जगह पर और असेट 4 साल के लिए किराए पर दे रहे हो और बाद में 6 साल आप उसे सामने किराएदार को ही रखने के लिए दे देते हो, तो यार आप अपनी कॉस्ट तो वसूल करोगे ही ना। और अगर एक अच्छे से बिजनेसमैन होगे तो कम से कम ब्याज तो वसूल करोगे ना। तो बेटा इसीलिए गुड्डू ने इतना आकर्षक ऑफर दिया कि भैया 10 लाख की एसेट है, मैं 12 लाख ले लेता हूं, 4 साल में मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए हैं, तो मैं अल्टीमेटली 6 साल के लिए भी रुचि को एसेट दे दूंगा। और पहले दिन से ही बेटा पेज नंबर 2.6 पे वापस आ जाओ। पहले दिन से ही गुड्डू ने क्या कंडीशन रखी? असेट की ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर कर देंगे लीज टर्म के एंड में। तो बेटा पहले ही दिन क्लियर हो गया कि रुचि ही इस एसेट को 4 साल यूज करेगी और रुचि ही इस एसेट को 6 साल भी यूज करेगी। तो टोटल हो गए 10 साल। मैक्सिमम यानी लगभग सारे ही हो गए, यहाँ तो मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड रुचि को ट्रांसफर हो गए, लेसी को ट्रांसफर हो गए। ये फाइनेंस लीज है। ठीक है, और डिटेल में आगे बढ़ते हैं, देखो है ना। अब पेज नंबर 2.8 पर आ जाओ। तो ये वही वाली बात हुई है ना, ये तो क्लियर हो गया भाई लेसी को तो असेट चाहिए थी ना, तो लेसी मरता क्या ना करता, उसको तो असेट चाहिए थी, लोन मिल नहीं रहा था, पैसे थे नहीं, तो उसकी जिंदगी में बाहर बन के कौन आया? लेसोर आया। और लेसोर आया तो अल्टीमेटली लेसोर ने वो असेट उसको दे दी। और कैसे दे दी? हाँ 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज पर एनम लिए। 4 साल में कितने लिए? 12 लाख रुपए लिए। तो बेटा एक तरीके से यही तो हो गया कि लेसी ने बिल्कुल सही, लेसी ने लेसोर को ये असेट
फाइनेंस कर दी। अरे आप कहीं से लोन लेते हो तो क्या करते, मान लीजिए मैं कहीं से 10 लाख का लोन लेता हूं, तो मैं हर साल 3-3 लाख रुपए की किस्त दे रहा हूं, तो 10 लाख के 12 लाख दे रहा हूं, तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो वैसे ही लेसी ने इंटरेस्ट पे कर दिया, इसका मतलब लेसोर ने असेट को फाइनेंस कर दिया, और मतलब बेटा ये फाइनेंस लीज है, इसीलिए तो नाम फाइनेंस लीज है। यस, यू आर राइट, बिल्कुल सही सोचा तुमने। ये फाइनेंस लीज वर्ड इसीलिए, इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस चार्जेस यानी इंटरेस्ट यानी ब्याज आ गया बेटा, है ना। चलो सिचुएशन 1 समझ में आ गई। क्या थी सिचुएशन 1? अगर आपके सामने परीक्षा में ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि लीज टर्म के बाद असेट लेसी को ही दे देंगे, इसका मतलब है कि ये फाइनेंस लीज है। क्यों है? डेफिनेशन वही है बेसिक, मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो गए, है ना। अब सिचुएशन 2 पे आ जाओ बेटा, ये भी सिचुएशन 2 भी फाइनेंस लीज की ही है। देखो कैसे, लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज द असेट आफ्टर लीज टर्म। पिछले वाले सिचुएशन में और इस वाली सिचुएशन में बच्चों क्या डिफरेंस आया? पिछले वाले में तो लेसोर ने लेसी को ये कहा था कि भाई असेट तुम्हारी हो जाएगी लीज टर्म के बाद। इसमें ऑप्शन दिया है कि अगर तुम चाहो तो लीज टर्म के बाद तुम मुझसे असेट खरीद सकते हो। वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज द असेट आफ्टर लीज टर्म। और अब एग्जाम्पल पढ़ो पहले। गुड्डू ने रुचि को ऑप्शन दे दिया कि 4 साल बाद रुचि अगर चाहे तो वो असेट खरीद सकती है। तो रुचि ने सोचा यार क्या चक्कर है ये, 4 साल तक तो मैं किराया दे दूंगी, 4 साल बाद में खरीद भी सकती हूं, ठीक है ना। वहां पर तो पहली सिचुएशन में तो ट्रांसफर हो गई थी, कोई पैसे नहीं मांगे थे, देखो। लेकिन यहां पे गुड्डू कह रहा है कि 4 साल बाद तुम चाहो ना मुझसे ये असेट, ऑप्शन प्राइस देखो, ऑप्शन की प्राइस, ऑप्शन दिया ना बेटा, गुड्डू ने रुचि को ऑप्शन दिया है, कंपल्सन थोड़ी है। सिचुएशन 1 में असेट कंपल्सरी रुचि की हो गई थी 4 साल बाद, यहां पे ऑप्शन दे रहा है कि रुचि 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 ए रुचि, हाँ रुचि, तुम चाहो तो 4 साल में ये असेट मुझसे 4 साल बाद मुझसे असेट 5,70,000 में खरीद सकती हो। और रुचि ने अपने अनुमान लगाया, एस्टिमेशन किया, अरे यार 4 साल बाद तो इस असेट की वैल्यू 6,20,000 होगी। ये मैं फिगर अज्यूम कर रहा हूं, एग्जाम्पल में ले रहा हूं। हाँ बेटा, ये दिए रहेंगे एग्जाम में भी। 4 साल बाद असेट की वैल्यू कितनी रहेगी? 6,20। और लेसोर ने ऑफर कितने में दे दिया गुड्डू ने? 5,70। तो बेटा आप रुचि की जगह होते और आपको 6,20,000 की चीज अगर 5,70,000 में मिल रही होती तो आप क्या करते बताइए? क्या आप ऑप्शन अवेल करते? हाँ बिल्कुल सामान्य, अरे भाई अपन मानेंगे ना, अपन सामान्य बुद्धि के हैं, है ना। हाँ, कोई विक्षिप्त, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है ना कोई भी। तो भैया 6,20,000 की चीज अगर 5,70 में मिल रही है तो हम ये मान के चलेंगे ना कि हाँ ये व्यक्ति ऑप्शन अवेल कर लेगा। तो हम मानेंगे कि यार रुचि ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी। और खुद सोचो कि अगर रुचि ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 4 साल असेट किसके पास है? रुचि के पास। और आज ही ये बात क्लियर है कि 4 साल बाद ये असेट कौन रखेगी? रुचि। यहां पैसे देके रखेगी, 5,70,000 देने पड़ेंगे। तो हाँ 4 और 6 वापस 10 हो गए। तो मैक्सिमम, मैं तो कह रहा मैक्सिमम, मेरे जो दोनों एग्जाम्पल हैं उसमें मैक्सिमम की जगह ऑल ही आ गया। हाँ मैं ये भी बताऊंगा कि 9 इयर्स का होता तो क्या होता, 8 इयर्स का, मैं उस पर आ रहा हूं। पर अभी तो ये मानो भाई 4, अभी तो इतना समझो कि 4 साल के लिए एसेट किसके पास है? रुचि के पास। और 4 साल बाद भी किसके पास हो रही? रुचि के पास। तो मैक्सिमम सारे रिस्क और रिवॉर्ड किसके हो गए? रुचि के। तो ये फाइनेंस लीज है। हाँ तो पहले वाले में तो बेटा पहले वाले केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। गुड्डू ने क्या कहा था? 4 साल बाद असेट रुचि की। और इसमें गुड्डू क्या कह रहा है रुचि से कि तुम चाहो तो ये असेट 4 साल बाद मुझसे खरीद सकती हो। और आज ये पता है कि 4 साल बाद जो कीमत होगी गुड्डू सस्ते में दे रहा है, तो हम ये मानेंगे कि रुचि ले लेगी। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। अब देखो, अब आपके मन में ये है, बिल्कुल बेटा जो तुम्हारे दिमाग में है ना वो मेरे दिमाग में पहले से है। हाँ बेटा तुम सीए बनने वाले हो, मैं सीए बन चुका हूं, है ना। पेज नंबर 2.1 पे 2.9 पर हमने यही लिखा है बेटा। देखो आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, कि सर अगर लेसी ऑप्शन अवेल नहीं करे
भाई ये तो 4 साल बाद ही पता चलेगा ना कि लेसी ने ऑप्शन अवेल किया है कि नहीं किया है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप बेटा। तो बेटा यहां पे मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, 4 साल बाद लेसी ऑप्शन अवेल करेगा या नहीं करेगा, हम 4 साल तक नहीं रुकेंगे अकाउंटिंग करने के लिए। ट्रांजेक्शन आज हुआ है, ठीक, हाँ बिल्कुल आज हुआ है। और इंडेज भी ये कहता है कि यस, इंडेज ये कहता है कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज, ये आपको शुरुआत में डिसाइड करना है। इंसेप्शन ऑफ लीज बोलते हैं इसको, बिगिनिंग ऑफ लीज बोलते हैं। इंसेप्शन थोड़ा कठिन शब्द है, बिगिनिंग शुरुआत, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग ऑफ लीज, जब भी स्टार्टिंग लीज की स्टार्टिंग हुई है तभी डिसाइड करना है। हाँ तो भले ही 4 साल बाद रुचि ऑप्शन अवेल नहीं करे तो भी आज हम ये मान के, चूंकि बेटा क्यों मान के चलेंगे कि रुचि ऑप्शन अवेल करेगी, क्यों मान के चलेंगे, क्योंकि देखो यार हमने लिखा है, सब लिख दिया आपके लिए, देखो ऑप्शन प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। हाँ बेटा बिल्कुल सही गए तुम कि अगर यहां पर फेयर वैल्यू 620 थी और अगर गुड्डू ऑफर ज्यादा का दे रहा है कि 6,20,000 के एसेट है, 4 साल बाद तुम चाहो तो ये एसेट मुझसे 6,21,000 में खरीद लेना है, 6,50,000 में खरीद लेना, तो बेटा हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, तो हम नहीं मानेंगे कि रुचि ऑप्शन अवेल करेगी। ऑप्शन अवेल होगा कि नहीं, रुचि इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये तभी मानेंगे जब ऑप्शन प्राइस, जो गुड्डू ने प्राइस रखी है एसेट की, वो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू से कम है। क्लियर? तो ये भी फाइनेंस लीज सिचुएशन है। बेटा मैं वापस से आपके लिए बोलूंगा एक बार, फाइनेंस लीज क्या होती है? ऐसा लीज ट्रांजैक्शन जिसमें असेट से संबंधित मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड, मैक्सिमम फायदे और नुकसान लेसी को चले जाए, है ना। अब ये कैसे मानेंगे कि ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है कि असेट से संबंधित मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को चले गए? ये कैसे मानेंगे? उसी के लिए बेटा सिचुएशन है, और हमने 2 सिचुएशन पढ़ ली है। पहली सिचुएशन में क्या था, रुचि को गुड्डू ने ऑफर दे दिया कि लीज टर्म के बाद असेट तुम्हारी, तो ऑटोमेटिकली पूरा टाइम रुचि यूज करेगी, तो सारे सुख दुख असेट से संबंधित रुचि के हो गए थे। इसमें भी चूंकि मेरे एग्जांपल में ऑप्शन प्राइस सस्ती है और मार्केट वैल्यू ज्यादा है और गुड्डू ने ऑफर दे रखा है कि तुम चाहो तो खरीद लेना, तो हम ये मान के चलेंगे कि रुचि खरीद लेगी। तो 4 साल असेट किसकी बेटा? रुचि की। 4 साल यूज, और बाद में भी कौन करेगा? रुचि। तो फिर मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड किसको चले गए? रुचि को। तो फिर ये फाइनेंस लीज हो गया। आ गई बात समझ में? हाँ बेटा, और सारी सिचुएशन में यही है, बेसिक बात तो यही है कि रुचि गुड्डू के पास क्यों आई, लेसी लेसर के पास क्यों आया? क्योंकि लेसी को असेट चाहिए, लेसी असेट खरीद नहीं पा रहा है मतलब पैसे नहीं है या पैसे की कमी है या उसको कोई लोन नहीं दे रहा है, तो वो आपके पास आया, आपके पास असेट है। हाँ बेटा, वो असेट 10 लाख की थी, हमारे एग्जाम्पल में थी, 10 लाख रुपीज की असेट थी पिछले सवाल में। हाँ बिल्कुल 10 लाख की असेट थी और मैं आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे रहा हूं, तो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूं 12 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट था उस वाले एग्जाम्पल में, है ना। करेंगे एग्जाम्पल्स और भी करेंगे अभी। हाँ चलो अब आ जाते हैं, देखो नेक्स्ट पेज नंबर 2.10 पे बच्चों, 2.10 पे बेटा सिचुएशन 3 आ गई। सर ये 3 सिचुएशन है तो 3 गुलाब बना दिया आपने। हाँ बिल्कुल बेटा, पहले 2 गुलाब सिचुएशन 2 पे थे, फिर 1 था, ठीक है ना। हाँ ये तो ऐसे ही बना दिए, ऐसा नहीं कि इंडेस में बोला है गुलाब बना दो, है ना। सिचुएशन 3 बेटा ये थोड़ा सा और समझना, ये जो हम सिचुएशन समझ रहे हैं पेज नंबर 2.10 पर, 2.10 है ना, इस पर जो हम समझ रहे हैं वो ये है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अप्रोक्सीमेटली कवर्स फेयर वैल्यू ऑफ असेट। बेटा देखो शब्द बड़े भारी भारी है ना, इजी लैंग्वेज में समझना अच्छा होता है, लेकिन हम समझाएंगे भी आपको, बहुत आसान भाषा में समझा देंगे सारी चीजों को। लेकिन बच्चे लैंग्वेज अगर आपको सब्जेक्ट पे कमांड लानी है ना, तो डेफिनेटली थोड़े से शब्द को ढंग से मतलब जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको भी याद करना सीखो, है ना। वैसे मैं सब याद करवा दूंगा क्लास में आपको, है ना, वो टेंशन मत लो आप। क्या लिखा है देखो वापस समझो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अप्रोक्सीमेटली कवर्स फेयर वैल्यू ऑफ असेट।
सर ये तो कुछ चक्कर चला दिया आपने, यहाँ तो माहौल बन रहा है थोड़ा सा हमारा दिमाग में समझ। देखो देखो डरने की कोई बात नहीं, जब तक मैं बैठा हूं टेंशन नहीं लेना। नीचे आपके लिए एग्जाम्पल बना दिया एक। सर ये क्या है बेटा? देखो लेसी एक एग्जाम्पल है। लेसी जो लीज पेमेंट कर रहा है वो मैंने ले लिए, हर साल के एंड में कर रहा है 3,15,250 और लीज टर्म 4 इयर्स है और मार्केट में डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% चल रही है। तो मैं पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं। और बेटा इतना फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने पढ़ा हुआ है, इतना एफएम आपको आता है ना? तो ईयर 1, 2, 3, 4 लेसी हर साल के एंड में लेसोर को 3,15,250 का पेमेंट करेगा। ये पेमेंट 1 साल बाद होगा या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद। तो ये सब आज की तारीख में इनकी वैल्यू क्या होगी? तो 10% से बेटा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 से जब हम कैलकुलेटर पे फैक्टर निकालेंगे, निकाल के देखो सब आया। देखो पहला फैक्टर निकालो सब 0.9090, फिर 0.8264, फिर 0.7513, फिर 0.6830, ये आ गया। जिसको इससे मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं बेटा, तो यहां पर ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। टोटल आ रहा है 9,99,248। ये कैलकुलेशन तो आ गई ना बेटा समझ में। अब इस कैलकुलेशन का यहां से क्या संबंध है ये बताऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लो, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं बैठा हूं यहां पर, ठीक है। हाँ बेटा लेसी लेसोर को जो पेमेंट कर रहा है 4 साल में 3,15,250, उसकी आज अभी इसी वक्त अभी की अभी, हाँ मैं सिंघम नहीं हूं, ठीक है, अभी की अभी जो वैल्यू है वो 9,99,248 है। 3,15,200 देगा, पर आज की वैल्यू उसकी 9,99,248 है, ठीक है। अब बेटा ऐसा मानो कि ये जो असेट लेसोर ने लेसी को किराए पर दी है, जिसके बदले में लेसी ये चारों पेमेंट्स कर रहा है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आज ये है बेटा, वो असेट 10 लाख की है। कितने की है? 10 लाख की। उसकी फेयर वैल्यू कॉस्ट ये है, मतलब लेसोर जो है, गुड्डू जो है ना, उसने वो असेट 10 लाख में खरीदी है, वो असेट 10 लाख की वैल्यू वर्थ है। और बेटा गौर से देखो कि 4 साल में लेसी जो पैसे दे रहा है वो 10 लाख से ज्यादा है। तुम इनका टोटल करोगे तो 10 लाख से ज्यादा आ रहा है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो लगभग 10 लाख आ रही है, देखो आप। तो बेटा इसका यह मतलब हुआ कि आज लेसी 4 साल में ही लेसी से लगभग असेट की पूरी कॉस्ट वसूल कर रहा है, और एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर रहा है, वो ब्याज हो गया। तो बेटा ऊपर यही तो लिखा था कि लीज पेमेंट जो लेसी कर रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखी तो वो लगभग अप्रोक्सीमेटली असेट की फेयर वैल्यू को कवर कर रही है। असेट की फेयर वैल्यू कॉस्ट जो है वो 10 लाख है, और लेसी लगभग आज उसकी जो लेसी दे रहा है उसकी लगभग वैल्यू आज 10 लाख के बराबर है। तो 10 लाख तो आज ही वसूल हो गए प्रेजेंट वैल्यू में, और जबकि होंगे ज्यादा वसूल। इन तीनों का टोटल करो बेटा, यह आएगा 12,61,000, 12,61,000 इसका टोटल आ रहा है। तो इसका मतलब लेसी एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, ठीक है। तो सर इससे ये कैसे पता चल गया कि फाइनेंस बेटा लेसी एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है ना, और इसमें तो बेटा 4 साल बाद असेट लेसोर को वापस मिलेगी। देखो समझो पहली वाली सिचुएशन में 4 साल असेट किसके पास थी? लेसी के पास, और बाकी 6 साल भी किसके पास थी? लेसी के पास। और लेसोर ने पहले ही कह दिया था तुम रख ही लेना, कोई पैसे नहीं देना, 4 साल बाद मैं दे दूंगा। तो ऐसा ऑफर उसने वहां क्यों दिया था? क्योंकि वो 4 साल में ही पूरे पैसे ले रहा था, है ना, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई थी। यहां पर क्या होगा बताइए? यहां पर सेकंड वाली सिचुएशन में क्या हुआ था? ऑप्शन दिया था कि तुम चाहो तो खरीद लेना, और सस्ते में ऑफर किया तो मानेंगे वो खरीद लेगा, लेसी खरीद लेगा। और लेसी अगर वो असेट खरीद लेगा तो इसका मतलब पूरे टाइम के लिए लेसी यूज कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें लेसी के पास असेट 4 ही साल है, मतलब एक तरीके से लेसोर ने लेसी को लूट लिया। देखो, अरे यार आप, अगर मैं आपको कोई असेट दे रहा हूं लीज पर, और दो असेट 10 लाख की है, और वो मैं आपको 4 साल के लिए दे रहा हूं,
ठीक है, और 4 साल में मैं आपके 10 लाख की जगह 12,61,000 ले रहा हूं, तो आप पहली बात तो ऐसे ट्रांजेक्शन में एंटर क्यों हुए मेरे साथ? बेटा बात वही है, आपको असेट की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है और आपको कोई लोन भी नहीं मिल रहा है, और असेट आप मेरे पास है तो मैं आपको किराए पर दे रहा हूं, एक तरीके से वो असेट लीज पर दे रहा हूं, और आपसे मुंह मांगी कीमत मांग रहा हूं, आप मजबूर हो गए मुझे देने के लिए, है कि नहीं? तो बेटा आप भी कम नहीं हो, लेसी भी कम नहीं है, वो भी बिजनेस कर रहा है, लेसर बिजनेस कर रहा है तो लेसी बिजनेस कर रहा है। बेटा ये फाइनेंस लीज इसलिए है कि लेसी 12,61,000 रुपए इस 10 लाख की एसेट के आज इसलिए देने को तैयार है क्योंकि लेसी को ये पता है कि वो 4 साल में ही इस एसेट की ऐसी हालत कर देगा यूज कर करके कि वो एक तरीके से 4 साल बाद जब लेसर के हाथों में आएगी भी ना तो वो स्क्रैप जैसी हो जाएगी। मतलब अगेन मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड, मैक्सिमम फायदे और नुकसान किसके पास ट्रांसफर हो गए? लेसी के पास। बेटा 4 साल में ही वो 10 साल जितनी यूज करेगा ना, वो डबल शिफ्ट में काम करेगा, 3 शिफ्ट में काम करेगा, जब भी तो वो ज्यादा पैसे देगा, तभी तो वो सच्चा बिजनेसमैन है, नहीं तो कौन देगा? ठीक है, तो यहां पर लेसोर ने गरीब लेसी को लूट लिया कि 10 साल की लाइफ वाली एसेट को 4 साल के लिए दे रहा है, बाद में ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होगी, एसेट वापस लेसोर के पास भी आएगी, किराया भी इतना ले लिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर लेसी के पास पैसे होते तो वो 10 लाख की एसेट खुद खरीद लेता ना, और उसे कहीं से लोन मिल जाता तो वो कहीं और भी 12,61,000 अगर देता 315 कर करके भी, तो कम से कम उसको 10 साल के लिए यूज करने को मिलती ना एसेट, वो खुद ही खरीद लेता लोन पे भी। तो पर यहां तो क्या हो रहा है उसके साथ, यहां पर तो उसके साथ पैसे भी पूरे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी जा रहे हैं, मतलब ब्याज भी दे रहा है वो, और 4 साल के लिए भी मिल रहा है। तो बेटा हम मान के चलेंगे कि लेसी भी बिजनेस कर रहा है, लेसी भी रोटी खाता है, जो लेसर खाता है ना वो लेसी भी खाता है, तो लेसी में भी बुद्धि है। लेसी भी ये ट्रांजेक्शन तभी करेगा जब उसको मालूम है कि वो 4 साल में ही इस एसेट का इतना यूज कर लेगा कि 10 साल जितना यूज कर लेगा लगभग वो। तो इसका मतलब हो गया सारे फायदे नुकसान लेसी के हैं। लेसर को तो स्क्रैप ही हाथ में आएगा ना, यूज्ड एसेट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही, यूज का मतलब बिल्कुल लगभग स्क्रैप, वो तो 10 साल जितनी यूज कर देगा जब भी पैसे दे रहा है। तो ये भी फाइनेंस लीज का ट्रांजैक्शन हो गया। क्या हो गया? फाइनेंस लीज का। अब बेटा इसी सिचुएशन 3 में हमने आपके लिए एग्जाम्पल बनाए हैं, उन एग्जाम्पल को और देखो, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। देखो बेटा सिंपल है, असेट की फेयर वैल्यू 10 लाख है, पेज नंबर 2.11 पे आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए 2.11 पे आ जाइए। हाँ टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे अब 2.11 पे 11 पे आ जाइए। हाँ बिल्कुल 11वां पृष्ठ हमारे इस सेकंड चैप्टर का, इस बुक में सेकंड चैप्टर है बेटा। हाँ ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल आपके लिए। असेट की फेयर वैल्यू 10 लाख है, 10 लाख रुपीस है, और लेसी से हम जो पेमेंट ले रहे हैं लीज पेमेंट, उसकी आज हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो भी इत्तेफाक से 10 लाख आ गई या 10 लाख से ज्यादा ही आ गई, तो ये फाइनेंस लीज है। क्यों है ये फाइनेंस लीज? बताओ, फाइनेंस लीज है ना? क्यों? क्योंकि सिचुएशन 3 अप्लाई हो गई। देखो आप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अप्रोक्सीमेटली कवर्स फेयर वैल्यू ऑफ असेट। असेट की फेयर वैल्यू को लगभग कवर कर लिया, इवन ज्यादा आ गई। अरे भाई मेरे, तो लेसी पूरी यूज करेगा ना असेट, जब वो पूरे ज्यादा पैसे दे रहा है, तो पूरे या ज्यादा पैसे वो दे रहा है तो वो हम मानेंगे असेट वो पूरी मैक्सिमम यूज वही करेगा, सारे बेनिफिट बोलेगा। मान लीजिए उस मशीन से 2 लाख यूनिट बन सकती है, तो 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ थी, 1 साल में 20,000 यूनिट बनानी थी आपको, ऐसा अनुमान था। तो लेसी अगर 4 साल के लिए एसेट ले रहा है और मैक्सिमम पैसे, सारे पैसे दे रहा है, तो वो कोशिश यही करेगा कि 4 साल में ही मैक्सिमम प्रोडक्शन कर ले, है ना। अब बेटा एक और एग्जांपल समझो, यहां और क्लियरिटी आएगी। हाँ ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था? असेट की फेयर वैल्यू कॉस्ट 10 लाख थी, 10 लाख, और लेसी से आपने लगभग 10 लाख रुपए उससे ज्यादा ही ले लिए। हाँ भले ही लीज ट्रांजेक्शन 4 ईयर्स का था, ईयर्स से अभी मतलब बेटा मैं इन्हें किसी भी सिचुएशन में ईयर्स तो बीच में लिए ही नहीं है, मुझे ईयर्स से मतलब नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूं, हर वो लीज ट्रांजेक्शन जिसमें असेट से संबंधित मैक्सिमम फायदे और नुकसान लेसी को चले जाएंगे, वो फाइनेंस लीज है। अब मैक्सिमम फायदे और नुकसान लेसी को चले जाएंगे,
ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं। सिचुएशन 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। 3 में ईयर्स से मुझे अभी मतलब नहीं है। सिचुएशन 3 में ये बोला जा रहा है कि आपने उससे लगभग पैसे ले लिए सारे, तो वो भी पूरी एसेट यूज करेगा, फिर सारे फायदे नुकसान वो ले लेगा, सारे सुख दुख उसके। तो बेटा यहां पर देखो फेयर वैल्यू 10 लाख है, और आज हम जो लेसी से पैसा ले रहे हैं ना 3 साल 4 साल 5 साल जो भी ईयर्स है, उसमें वो 10 लाख से कम है। जैसा बेटा इस एग्जांपल में देखो 10 लाख से कम थे, 9,99,240 है, तो अभी भी 10 लाख से कम है। तो बेटा प्रश्न ये अराइज होता है 10 लाख से कम में कितना? 9 लाख, 9,10,000, 9,20,000, 9,90,000, 9,99,000, 9,99,000, 8,50,000 का कुछ भी हो सकता है। 10 लाख या उससे ज्यादा पे तो फाइनेंस लीज है, क्योंकि हमने मैक्सिमम पैसे ले लिए, इवन ज्यादा ले लिए। लेकिन 10 लाख से कम, तो कम कितना? तो बेटा इस कम के लिए इंडेस में कुछ भी ज्यादा नहीं दिया है। एक जनरल बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे 10 लाख की एसेट है ना, तो नॉर्मली किसी भी एसेट की 10% स्क्रैप वैल्यू होती है, और 10% स्क्रैप वैल्यू होती है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख है ना। तो 9 लाख रुपए या उससे ज्यादा, 9 लाख रुपए उससे ज्यादा, हाँ 10 लाख से कम में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो कि लेस देन 10 लाख मतलब 9 लाख। अगर मान लीजिए लेसर और लेसी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, असेट की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, और लेसर लेसी से जो ले रहा है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू, हाँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू 9 लाख रुपीस है। कितनी है? 9 लाख, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये देखो मैंने लिखा है बेटा, इसको समझो पहले। जनरल अजम्पशन है कि 10% स्क्रैप वैल्यू होती है, दैट इज 1 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 लाख, 9 लाख है उससे ज्यादा है, 10 लाख से कम का मतलब 9 लाख है उससे ज्यादा है, तो हम ये मानेंगे कि फाइनेंस लीज है। हाँ ऐसा क्यों मानेंगे बेटा? समझो उस बात को, समझो वापस से। असेट किसकी है? लेसॉर की। उसने किसको किराए पर दी? लेसी को। इस वाले केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो असेट वापस किसको मिलेगी? लेसॉर को। तो लेसॉर को 1 लाख रुपए तो तब भी मिल जाएंगे, स्क्रैप वैल्यू के मिल जाएंगे ना। पहले दोनों केसेस में असेट लेसी को ही चली गई थी, इसमें असेट वापस किसके पास आएगी? लेसॉर के पास आएगी। लेसॉर के पास आएगी तो 1 लाख तो उसको ही मिलेंगे, तो मतलब उसकी रिस्क तो 9 लाख की है ना। और लेसी कितना दे रहा है? 9 लाख है, उससे ज्यादा ही दे रहा है, तो मैक्सिमम पैसे दे रहा है, तो मैक्सिमम रिस्क और फायदे नुकसान भी वही उसी के होंगे। मैक्सिमम कॉस्ट वही बियर करेगा, मैक्सिमम बेनिफिट वही लेगा। यस, तो बिल्कुल ये क्या हो गई? फाइनेंस लीज। तो बेटा एक जनरल बात समझो कि अगर असेट की फेयर वैल्यू 10 लाख है, कॉस्ट 10 लाख है लेसॉर के लिए, और मैं वो आपको असेट देता हूं, और उसकी जो आप मुझे लीज पेमेंट करोगे उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो वो 10 लाख आई तो फाइनेंस लीज, 10 लाख से ज्यादा आई तो भी फाइनेंस लीज, 9 लाख या उससे ज्यादा आई तो भी वो फाइनेंस लीज है, 9 लाख से कम आई तो फिर हम उसे फाइनेंस लीज सिचुएशन नहीं बोलेंगे। यहां बेटा इसीलिए तो एज में लिखा अप्रोक्सीमेटली कवर्स, क्या लिखा है? लगभग। तो वो लगभग का मतलब समझा रहा हूं। तो सर फिर क्या होगा? फाइनेंस लीज सिचुएशन नहीं हुई तो बेटा आगे देखेंगे। फाइनेंस लीज सिचुएशन नहीं हुई तो क्या होगा वो आगे देखेंगे। फाइनेंस लीज सिचुएशन क्या है वो समझ रहे हैं, और फाइनेंस लीज सिचुएशन हुई तो ये लीज फाइनेंस लीज है, ये समझ रहे हैं, है ना। चलो आपके मन की दुविधा भी अभी क्लियर कर देंगे 2 मिनट में कि फाइनेंस लीज सिचुएशन नहीं हो रही है तो क्या होगा। बस 2 मिनट 5 मिनट रुक जाओ, अभी मन में डाउट जो भी हल्का सा भी आया तो क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, घबराने की बात ही नहीं है। अरे वैसे भी बेटा 2 ही तरह के तो लीज ट्रांजेक्शन थे, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। अब खुद सोचो फाइनेंस लीज नहीं हुई तो क्या मानेंगे। बस तो फिर थोड़ा रुक जाओ, है ना। चलो बिल्कुल। अब बेटा सिचुएशन 4 पे आ जाओ, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। सिचुएशन 4 ये रहा, देखो सिचुएशन 4 ये कह रही है कि भैया अगर ये हो गया ना, ये वाला ट्रांजैक्शन हो गया ना, तो भी ये फाइनेंस लीज है। असेट कुछ इतने स्पेशल नेचर की है कि उसे लेसी ही यूज कर सकता है। हां देखो एग्जांपल, लेसॉर, एग्जांपल देखो पहले, लेसॉर गुड्डू लिमिटेड
लेसी रुचि लिमिटेड। असेट अंडर लीज मशीनरी, मशीनरी गुड्डू ने रुचि को लिमिटेड को दी। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, लीज टर्म 4 साल है। 4 साल के लिए दी बेटा, 4 साल बाद वो असेट वापस गुड्डू लिमिटेड के पास आएगी और 4 साल बाद वो असेट गुड्डू लिमिटेड के पास आएगी। मतलब बचे हुए 6 साल कौन यूज करेगा? गुड्डू लिमिटेड। पीरियड से मतलब नहीं है बेटा अभी तक। फाइनेंस लीज की सिचुएशन अभी तक जो हमने पढ़ी उसमें पीरियड से मतलब नहीं है कि वो 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 9 साल 8 साल क्या है। पीरियड पे भी मैं आऊंगा, अभी बिल्कुल आने वाला हूं। अब सिचुएशन ये है बेटा इस सवाल में कि मशीन का नेचर है, स्पेसिफिक नेचर है, कोई बड़ी स्पेशल मशीन है। सर क्या? अरे वो मशीन जो है ना वो कोई स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है, जैसे रेलवे कोच। अरे भाई रेलवे ट्रेन के डब्बे होते हैं कि नहीं, हर कोई बना देता है क्या? बड़े लिमिटेड लोग बनाते हैं रेलवे कोच। हाँ लिमिटेड, मतलब एक आध ही होगा कोई, अरे 2 होंगे, बड़े लिमिटेड। हम तो नहीं बना सकते ना कि तुम बना दोगे कल से रेलवे कोच तुम्हारे घर पर, नहीं ना। चलो, तो रेलवे कोच बन रहा है साहब, उस कोच को बनाने में मशीन यूज हो रही है और उसके लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ किसको ऑथराइज कर रखा है रेलवे कोच बनाने के लिए? रुचि लिमिटेड को। अब बताओ असेट किसके पास? गुड्डू लिमिटेड के पास। वो दे किसको रहा है? रुचि लिमिटेड को। कैसे दे रहा है? किराए पर। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। असेट से क्या बनता है? रेलवे कोच। रेलवे कोच बनाने की अथॉरिटी भारत में किसके पास है? देश में किसको दे रखी सरकार ने? रुचि लिमिटेड को। तो बेटा आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों और 4 साल बाद भी ये असेट तो रुचि लिमिटेड के लिए ही बनाई गई होगी ना। गुड्डू लिमिटेड ये असेट क्यों बनाएगा? वरना उसे मालूम है कि भाई रुचि लिमिटेड के पास ही अथॉरिटी है रेलवे कोच की। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? हाँ, आज कौन यूज कर रहा है? रुचि लिमिटेड। 4 साल तक कौन यूज करेगा? रुचि लिमिटेड। और आगे भी कौन यूज करेगा? मतलब ये लीज टर्म रिन्यू होगा ना फिर आगे, तो कौन यूज करेगा? रुचि लिमिटेड। तो इसका मतलब मैक्सिमम समय इस एसेट को, सारे समय इस एसेट को कौन यूज करेगा? रुचि लिमिटेड। और इसका मतलब असेट से संबंधित सारे फायदे नुकसान किसके होंगे? रुचि लिमिटेड के, लेसी के। तो इसका मतलब ये कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। क्लियर? सर रुचि लिमिटेड बाद में 4 साल बाद मना कर दे, नहीं बेटा, डिसाइड तो आज करना है ना। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? जब ट्रांजैक्शन हुआ है उसी स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, इंसेप्शन में डिसाइड करना है। 4 साल बाद क्या होगा बात की बात है। आज अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग कैसे होगी, किस वैल्यू पे होगी, वो भी अभी हम सीखेंगे। अभी तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं फाइनेंस लीज का मतलब क्या है। हाँ, अभी तो सिर्फ बेटा लीज का मतलब ही समझ रहे हैं। सीए फाइनल में हो आप, कॉन्सेप्ट तो समझो पहले। बिल्कुल। चलो, तो यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है। असेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर दैट ओनली लेसी विल यूज इट, ओनली लेसी विल यूज इट विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। ये एक लाइन इंडेस में जोड़ी गई, विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। भाई देखो, जो आपने भी क्वेश्चन किया था कि भाई कोई और यूज ही नहीं कर सकता, हाँ तो नहीं कर सकता बिल्कुल, है ना। और किसी और के लिए यूजेबल उसको बनाना है ना, तो बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉडिफाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस। मतलब कोई और, बेटा इसका मतलब यहाँ पे इंटेंशन समझो। हाँ, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ ये समझो कि भैया वो असेट ऐसी स्पेसिफिक नेचर की है कि वो गुड्डू लिमिटेड के, रुचि लिमिटेड के ही यूज आएगी। तो इसका मतलब आज नहीं तो कल ये लीज टर्म रिन्यू होकर रुचि लिमिटेड को ही एसेट यूज करनी है। तो ये फाइनेंस लीज है। बिल्कुल सही है ना, जनरल समझो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी और आगे डिटेल में भी तो बहुत बाकी है बेटा, बहुत बाकी है। हो गया इतना? ठीक है, चलो। और अब बेटा 5वां सिचुएशन और आखिरी सिचुएशन में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, और यहां आकर आपको बाकी सारी बातें भी समझ में आ जाएंगी। अब बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर वो ईयर्स वाली बात आएगी कि अगर लीज का ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है कि असेट की लाइफ का मेजर पार्ट अगर लेसी के पास जा रहा है तो ये फाइनेंस लीज है। सर मतलब बेटा अगर पहले की चारों सिचुएशन को छोड़ दूं 1 मिनट, तो ये सिचुएशन ये कह रही है कि यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स असेट की। गुड्डू कौन है? लेसॉर। और रुचि कौन है? लेसी, है ना। गुड्डू द लेसॉर, रुचि द लेसी। तो गुड्डू ने अगर असेट लीज पर दी
10 में से 5 साल से ज्यादा के लिए, मेजर पार्ट 5 के ऊपर ही आएगा ना मेजॉरिटी, तो 5 से ज्यादा तो फाइनेंस लीज, 5 या उससे कम तो ऑपरेटिंग लीज। तो सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले वो 4 साल में भी फाइनेंस लीज बता रहे थे। बेटा मैं यही तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, आप पूरी बातों को समराइज कर लो कि पहली बात तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लीज टर्म देखना ही नहीं है। असेट 10 साल के लिए 10 साल यूजफुल लाइफ थी। हाँ सुनो, पहले सुनो इस बात को, सुनो बिल्कुल पहले इस बात को सुनो कि ईयर, ये 5वीं सिचुएशन तो तब देखनी जब पहली 4 अप्लाई नहीं हो रही है। अगर पहली 4 सिचुएशन के बारे क्वेश्चन ऐसा कुछ आया कि जिसमें फर्स्ट 4 सिचुएशन में से कोई सिचुएशन नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है सिचुएशन, सिर्फ ये बोल रखा है कि 10 साल यूजफुल लाइफ है, 5 साल की लीज है, ये उससे कम है, तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जनरल, तो हम बोलेंगे भैया ये ऑपरेटिंग लीज है और 5 साल से ज्यादा है तो फाइनेंस लीज है। हाँ 5 साल उससे कम है तो फाइनेंस लीज नहीं है, 5 साल से ऊपर में फाइनेंस लीज है, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन कब लगेगी? जब पहली 4 नहीं लगेंगी। लेकिन पहली 4 में से कुछ भी आ जाए तो वो फाइनेंस लीज है, और वहां पर ईयर से मतलब नहीं है, वहां पर तो 10 में से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पे भी फाइनेंस लीज हो जाएगी। कैसे? अरे ट्रांजैक्शन गुड्डू ने, लेसोर ने लेसी के साथ किया, लेसोर ने लेसी के साथ ट्रांजैक्शन किया, असेट की लाइफ 10 साल है, 1 साल का ही ट्रांजैक्शन है और 1 साल बाद ही बचे हुए 9 साल ओनरशिप ट्रांसफर कर दी लेसी को, सिचुएशन 1। या 1 साल बाद ही ऑफर दे दिया कि तुम खरीद सकते हो सस्ते में, या 1 साल में इतना पैसा वसूल कर लिया कि असेट की फेयर वैल्यू के लगभग बराबर हो गया प्रेजेंट, उसकी लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू जब सिचुएशन 3 में निकाली थी। हाँ बेटा, तो ये बात समझो कि 10 में से ईयर्स नहीं देखना है, नहीं देखना है पहले। अगर सिचुएशन 1, 2, 3, 4 लग गई तो हर हाल में ऑपरेट फाइनेंस लीज है, और अगर चारों सिचुएशन नहीं लग रही है तो फिर लाइफ का नंबर ऑफ ईयर्स देखेंगे। मेजॉरिटी है तो फाइनेंस लीज, मेजॉरिटी नहीं है तो फाइनेंस लीज नहीं है। और अब ये कंक्लूजन समझ लो, ये देखो बड़े अच्छे से समझा दिया यहां पर। फाइनेंस लीज सिचुएशन 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों ही सिचुएशन में क्या हुआ? असेट से रिलेटेड मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो गए, और इसीलिए इन 500 ही सिचुएशन में ये ट्रांजैक्शन फाइनेंस लीज का था। और पेज नंबर 2.14 पर आ गए कि अब ऑपरेटिंग लीज ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो बेटा इन डे 17 में ऑपरेटिंग लीज ट्रांजैक्शन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात कह डाली कि अगर ट्रांजैक्शन फाइनेंस लीज का ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो ऑपरेटिंग लीज है। वो क्या है? ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, लीज अदर देन फाइनेंस लीज is operating lease. What is operating lease? There is no definition. What is finance lease? What is finance lease? Finance lease is a lease transaction in which, yes, in which maximum risk and reward, फायदे और नुकसान related to the asset transferred to the lessee. ये definition है, लेसी को ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन ऑपरेटिंग लीज की क्या डेफिनेशन है? Yes, a lease transaction which is not finance lease, it is operating lease, it is operating lease. तो बस बेटा फाइनेंस लीज सिचुएशन 1, 2, 3, 4, 5 लग गई तो फाइनेंस लीज, और नहीं लगी तो ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। और अब एक बड़ी सिंपल सी बात समझ लो मेरे भाई, बिल्कुल समझ लो कि यहां जाकर तुम्हें इस इंडेस का और आगे का पाथ, रास्ता समझ में आ गया कि सर इस इंडेस में मैं पढ़ना क्या है। मैंने क्या कहा था? लीज की अकाउंटिंग पढ़ना है। किसकी अकाउंटिंग पढ़ना है? लीज ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग पढ़ना है। और लीज ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग पढ़ना है मतलब फाइनेंस लीज की भी पढ़ना है और ऑपरेटिंग लीज की भी पढ़ना है। और फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, दो तरह की लीज में भी 2 पार्टी होंगी, लेसर और लेसी। तो बेटा 2 दूनी 4। तो बेटा क्या क्या पढ़ना है इस इंडेस में? लेसी की बुक्स में फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग, लेसर की बुक्स में फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग,
लेसी की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज में कैसे अकाउंटिंग होगी और ऑपरेटिंग लीज में लेसोर की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होगी, ये चार बातें तो कंफर्म पढ़ना पड़ेगी। अकाउंटिंग फॉर लीज ट्रांजैक्शन इन डे 17 का उद्देश्य क्या है? अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ लेसोर, accounting for operating lease in the books of lessee, accounting for finance lease in the books of lessor and accounting for finance lease in the books of lessee। ये चार बातें तो कंफर्म अब हमें पढ़ना है। और भी बातें हैं इस इंडेस में, पर ये चार बातें तो अब आपको पढ़ना है। तो बेटा अभी तक हमने ये समझा कि फाइनेंस लीज क्या है, ऑपरेटिंग लीज क्या है, फाइनेंस लीज सिचुएशन क्या है, और हमने सीखा कि लीज ट्रांजैक्शन क्या होता है और वो कितने पीरियड के लिए हो सकता है, और कई तमाम बातें हमने उससे रिलेटेड की है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक, चलिए 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 अब जो है यहां पर आ जाते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको, फाइनेंस लीज सिचुएशन अब समझ में आ गई होगी, बिल्कुल है ना। और धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब बेटा अकाउंटिंग की बात आती है। समझाने को तो मैंने पहले आपको फाइनेंस लीज समझाई, फिर ऑपरेटिंग लीज समझाई, पर बेटा अकाउंटिंग हम पहले ऑपरेटिंग लीज की सीखेंगे, फिर फाइनेंस लीज की सीखेंगे। पहले ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग सीखेंगे, फिर फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग सीखेंगे। क्लियर? ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग बेटा मैंने पेज नंबर 2.14 पे समझा, 2.15 पे समझा दी है। ये बस इतना सा ही है। 2.15 पर मैंने लिख डाला ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, और लेसोर की बुक्स में और लेसी की बुक्स में ये दोनों ही यहां पर लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है ना, समझा रहे हैं, अभी बता रहा हूं। इधर पहले एक एग्जाम्पल देख लो, पहले एक एग्जाम्पल समझ लो क्या हुआ है। मैंने पहले लिख दिया बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग लीज है, मतलब इस एग्जाम्पल में आपको ये नहीं ढूंढना कि ये फाइनेंस लीज सिचुएशन तो नहीं आ रही है, नहीं, मैं बोल रहा हूं बेटा ये ऑपरेटिंग लीज है, मतलब फाइनेंस लीज सिचुएशन नहीं है इसमें। ठीक है, चलो, गुड्डू लेसोर है, रुचि लेसी है, 5 साल लीज टर्म है। टर्म से मतलब ही नहीं है, बता दिया, वो फाइनेंस लीज सिचुएशन नहीं आ रही है तो ऑपरेटिंग लीज है। 10 लाख रुपए का लीज रेंटल दिया जा रहा है और एंटायरली इन एडवांस, पूरा एडवांस में दे रही है रुचि, और लेसोर 5,000 रुपए और खर्च कर रहा है। लेसोर 5,000 रुपए और खर्च कर रहा है। सर क्यों? अरे भाई मैंने मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग किराए पर दी है, लीज पर दी है, ऑपरेटिंग लीज पर दी है, आप मुझे पूरा रेंट एडवांस दे रहे हो, है ना, पर आपने कहा कि सर ये थोड़ा ठीक करवा के दो, ये बिल्डिंग में थोड़ा पेंट करवा के दो, ये नल लगवा के दो, तो मेरे 2-4-5,000 रुपए 5,000 रुपीज खर्च हो गए। तो ये खर्च हो रहा है बेटा, इसको कहते हैं इनिशियल। देखो जो 10 लाख है वो तो लीज रेंट है ना, और ये 5,000 को मैं कहूंगा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। लीज ट्रांजेक्शन से संबंधित कॉस्ट लग रही है डायरेक्टली, तो डायरेक्ट कॉस्ट है, और इनिशियल मतलब शुरुआत में लग रही है, लेसोर दे रहा है। हाँ, लेसी ने बोला कि आपसे मैं रेंट पर तो ये बिल्डिंग ले लूंगा, पूरा एडवांस रेंट दे दूंगा आपको मैं 10 लाख रुपीज का, लेकिन जो है हाँ बिल्कुल 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 सही है, 5,000 रुपए आपको खर्च करना पड़ेंगे, नल लगवा के दो, दीवार पेंट करा के दो, ये करवा के दो, सर्विस करा के दो, मेंटेनेंस करा के दो, कुछ भी हो सकता है ना। चलो अब बेटा पहले गुड्डू यानी लेसोर की बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे हैं। बहुत सिंपल है बेटा एंट्रीज, आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। हाँ, गुड्डू को 10 लाख रुपए पूरे मिल गए 5 साल के लिए। इतना तो आप भी जानते हो कि 10 लाख रुपए अगर 5 साल के लिए हैं तो 2-2 लाख रुपए 1 साल में आएगा, पर एडवांस मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, बैंक बैलेंस नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, और लीज रेंट एडवांस लीज रेंट इनकम नहीं है, लाइबिलिटी मान के बढ़ाया, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट 10 लाख, बीइंग एडवांस लीज रेंट रिसीव्ड। लिख लें आप चाहे तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बुक में अपनी जगह लिखा है तो रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। लिखो बच्चों प्यारो, हाँ लिखो बिल्कुल।
बैंक बैलेंस नाम की एसेट बढ़ गई डेबिट, एडवांस लीज रेंट नाम की एसेट बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस लीज रेंट अकाउंट 10 लाख बीइंग एडवांस लीज रेंट रिसीव्ड। और लेसोर ने कुछ खर्चे भी किए हैं 5,000 के रिपेयर्स मेंटेनेंस के, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। असेट गुड्डू ने रुचि को दी है, गुड्डू लेसोर है, रुचि लेसी है। हाँ, ये गुड्डू की बुक्स चल रही है। अब बताओ बेटा, इस साल की लाइबिलिटी अभी 10 लाख है, लेकिन उस 10 लाख में से 2 लाख तो इस साल की इनकम है ना। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 5 साल लीज पीरियड था, तो 2 लाख इनकम है, तो इनकम को ट्रांसफर करेंगे। तो एडवांस लीज रेंट लाइबिलिटी है, लेकिन लीज रेंट हमारी इनकम है। तो अब अगली एंट्री बनाओ बेटा, लाइबिलिटी 2 लाख से कम करो और इनकम को 2 लाख से बढ़ा दो। लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एडवांस लीज रेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू लीज रेंटल इनकम अकाउंट 2 लाख। हो गया बेटा, यहां तक क्लियर है ना। इनकम क्लियर, पहली एंट्री क्लियर, हमने 10 लाख रुपए एडवांस लिए। दूसरी एंट्री में लेसोर का एक्सपेंस हुआ। तीसरी एंट्री में क्या हुआ, हमने 10 लाख में से 2 लाख के रेंट को इनकम माना। अब बेटा मुद्दे की बात बताओ, असेट का ओनर कौन है, ये पहले ही क्लियर कर दिया था मैंने, लेसोर। लीगल ओनर कौन है, लेसोर। और ये अब हम किसकी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग लीज की। ऑपरेटिंग लीज है, ओनर कौन है, लेसोर। तो बेटा असेट डेप्रिसिएशन भी कौन लगाएगा, लेसोर, ओनर है ना वो। तो एंट्री होगी, मान लीजिए, हाँ बिल्कुल, यूजफुल लाइफ इज एसेट की जो है, मैंने बेटा ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, देखो WDV एसेट जो थी, आज उसकी बुक जो है 4,80,000 रुपीज की WDV है लगभग, और 33.33% डेप्रिशिएशन रेट है WDV से। मैंने दे दिया अमाउंट, अभी दे दिया, ऊपर मैं लिख के बोल रहा हूँ कि ऑपरेटिंग लीज है। अभी आपको कोई चेकिंग नहीं करनी कंडीशन, मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग लीज मान लो इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 4,80,000 का 33.33% आता है 1 लाख। कैलकुलेट करो बेटा, 115, बेटा सारा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। हाँ मैंने भी हाथ कैलकुलेट किया है ना ये। हाँ ये तो मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने किया हुआ है, आप तो करके देखिए ना एक बार, हो सकता है गलत हो जाए, वैसे नहीं होगा, ठीक है ना। आप तो कैलकुलेट करिए, आ रहा है 159,984, तो उसकी एंट्री होगी डेप्रिशिएशन नाम का एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, असेट कम हो जाती है तो क्रेडिट। बेटा देखो एक बात तो क्लियर है, असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। और लायबिलिटी और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। हाँ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अब लेसोर के लिए डेप्रिशिएशन भी एक एक्सपेंस है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी एक्सपेंस है। बेटा देखो अगली एंट्री में क्लोजिंग एंट्री हुई, डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्रेडिट कर दिए और पीएनएल में भेज दिए, पीएनएल डेबिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेटा लीज रेंटल इनकम जो आई थी, क्या आई थी, देखो 2 लाख रुपए की लीज रेंटल इनकम, ये क्रेडिट बैलेंस था, इसे खत्म करेंगे डेबिट, तो लीज रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा क्या सीखा आपने, आपने सीखा लेसोर की बुक्स की अकाउंटिंग, लेसोर वो भी ऑपरेटिंग लीज में, ऑपरेटिंग लीज में। और यह सीखा कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसोर का एक्सपेंस है, लीज रेंटल जो हर साल का है वो लेसोर की इनकम है, लीज का असेट का ओनर आज भी लेसोर है, लेसोर खुद है, इसीलिए डेप्रिशिएशन भी कौन लगाएगा, लेसोर। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, डेप्रिशिएशन, ये सब खर्चे हैं, लॉस है, पीएनएल में जाएंगे, इनकम पीएनएल में क्रेडिट होगी। समझ में आ गई बात। और बेटा लेसोर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन देखो, पीएनएल का अंश है ये, एक्सट्रैक्ट, पूरा पीएनएल नहीं है। डेप्रिशिएशन पीएनएल में डेबिट्स में है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेबिट में है, और लीज रेंटल 2 लाख रुपीस का है कि नहीं। और बैलेंस शीट में असेट आज भी किसकी है, लेसोर की। असेट आज भी किसकी है, लेसोर की। असेट किसकी बुक्स में डेबिट है, देखो लेसोर की बुक से मैंने असेट क्रेडिट करी क्या, असेट किसकी बुक्स में थी, लेसोर की बुक में थी ना। तो असेट का अकाउंट जो लेजर में होगा उसमें 4,80,000 में बैलेंस होगा, तो क्या मैंने टू असेट करके असेट को क्रेडिट किया, नहीं किया। असेट बुक्स में आज भी किसके पास है, लेसोर के पास। फिजिकली यूज कौन कर रहा है, लेसी। ओनर कौन है, लेसोर। किराए पर दिए, मैंने यूज करने के लिए दिए बस आपको।
और ये ऑपरेटिंग लीज चल रही है। ठीक है, तो असेट 4,80,000 में से इस साल का डेप्रिशिएशन 159,984 माइनस करके ये बैलेंस शीट में कौन दिखाएगा? लेसॉर। और लीज रेंट कितना मिल गया था? 10 लाख। अरे 2 लाख मिलता तो 2 ही लाख इनकम होता, फिर लाइबिलिटी में कुछ नहीं आता। पर यहां मिला था 10 लाख, लाइबिलिटी क्रिएट हुई 10 लाख की, 2 लाख की इस साल की इनकम थी, उसमें से 2 लाख रुपीज की, तो वो हट गई, लाइबिलिटी डेबिट हो गई, कम हो गई, तो 8 लाख की लाइबिलिटी बची। क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में 8 लाख आ जाएगा, है ना। तो आपने क्या सीख लिया? अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसॉर। ठीक है, और अब यहां पर आ जाएं, ये मैंने लिखा है थ्योरी, पेज नंबर 2.15 पे, जो मैंने आपसे प्रॉमिस बोला था कि ये साहब ये लिखा है, सारा यही लिखा है हमने। देखो, लेसॉर ऑपरेटिंग लीज पर असेट को लीज पर दे चुका है, तो लेसॉर फिर भी उस असेट को अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा, इनकम को पीएनएल में दिखाएगा, स्ट्रेट लाइन बेसिस। बेटा मैंने 10 लाख को डिवाइड किया था ना 2-2 लाख, और कोई बेसिस भी हो सकता है। क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई असेट का यूज करने का रेशो इक्वल नहीं है, हाँ कोई जरूरी नहीं है कि 2-2 लाख रुपए, वो अलग अलग रेशो भी हो सकता है। और एक्सपेंस जो होंगे वो पीएनएल में जाएंगे। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है, हाँ, और डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा। और बेटा देखो एक शब्द यहां पे हमने लिखा है इंपेयरमेंट लॉस, है ना, इंपेयरमेंट। अभी हाँ बिल्कुल नहीं, इस पे एक्चुअली क्या होता है, एक इंडेक्स हम आगे पढ़ेंगे, इंपेयरमेंट, ये भी असेट से संबंधित कुछ लॉस होते हैं, तो ये भी पीएनएल, देखो नाम से मत टेंशन लो, कुछ भी हो, डेप्रिसिएशन हो या इंपेयरमेंट नाम का शब्द आ जाए, है तो लॉस ना। मैं कह रहा हूं कि इंपेयरमेंट भी एक लॉस होता है, डेप्रिसिएशन अलग होता है, हाँ ये अलग इंडेक्स में आएगा। पर बेटा मैंने देखो क्या लिखा, डेप्रिसिएशन हो या इंपेयरमेंट हो वो पीएनएल में जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो कोई भी एक्सपेंस और लॉस तो पीएनएल में जाता है। इज इट क्लियर? हाँ। और ये जो है, ये हमने यहां पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला ही गया था, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला ही गया था, है ना बेटा। यहां पर देखो एक बात और है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 5,000 रुपीज के लेसॉर ने किए थे, ये देखो किए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो किए थे। यहां पर तो हमने एंट्री पास की थी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर पीएनएल टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो बेटा ये रेवेन्यू नेचर के थे, किस नेचर के थे? रेवेन्यू नेचर के थे, इसलिए पीएनएल में गए थे। अगर इन एक्सपेंस से करने से, रिपेयर मेंटेनेंस से नहीं, कोई भी एक्सपेंडिचर है, अगर वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है और उससे एसेट की कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उससे फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे, तो बेटा इसलिए मैंने यहां लिख दिया कि इनिशियल एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे उससे। हाँ वो तो जानते ही हो ना तुम, भाई कोई भी खर्चा करने से अगर एसेट की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं बेटा, तो वो एसेट की वो कैपिटलाइज हो जाता है खर्चा, तो एसेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे उसे, बिल्कुल एंट्री हो जाएगी असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ फिर बेटा फिर कॉस्ट चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी, तो डेप्रिसिएशन भी बदल जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल सही है, 100% सही जा रहे हो, है ना। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बताओ क्या पढ़ने वाले हैं, खुद ही बताओ। ऑपरेटिंग लीज चल रहा है, लेसॉर की बुक्स हो गई, अब क्या पढ़ेंगे? यस, लेसी की बुक्स पढ़ेंगे। तो पेज नंबर, हाँ बेटा पेज नंबर 2.18 पर आ जाओ, 2.18 पर। और बेटा यहां पर वो आपको जो मैं पहले 90% वाली कुछ बात समझा रहा था ना, वो 90% वाली बात भी समझाऊंगा भाई। लेसी की बुक्स में देखो एक बात पहले समझो, बड़ा सिंपल है, एक बात समझो। जैसे पहले एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर, वो 90% भी एक बार छोड़ दो, है ना भाई। मान लो कोई लीज ट्रांजेक्शन हुआ है ना, लीज ट्रांजेक्शन, ये यहाँ पे एग्जाम्पल ये वाला है, अभी इसका सॉल्यूशन यहां से नहीं देखना। मान लो ये ऑपरेटिंग लीज ही है, ये ऑपरेटिंग लीज ही है, लीज रेंट 1,80,000 है पर एनम और 8 साल का है ना। तो भाई लेसी के अपनी बुक्स में असेट डेबिट करेगा क्या? नहीं करेगा, असेट तो लेसॉर की है। डेप्रिसिएशन आएगा क्या लेसी की बुक्स में? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ओनर लेसॉर है, तो डेप्रिसिएशन भी लेसॉर की बुक्स में ही आएगा। अभी पढ़ा ना हमने, लेसी को तो सिर्फ लीज रेंट देना है, वो जैसे लीज रेंट उसके लिए इनकम था, इसके लिए एक्सपेंस है, तो एंट्री होगी लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट। ठीक है, हो गया। लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट, हर साल ये एंट्री होती रहेगी। तो पहले ये समझ लो कि लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे हुई। देखो पेज नंबर 2.15 पे आ जाओ। ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग लेसी की बुक्स में, लीज पेमेंट को लेसी एक्सपेंस मानेगा,
स्ट्रेट लाइन बेसिस मतलब वो इक्वल, और अगर कोई और बेसिस हो तो वो, हाँ हर साल 2 लाख देगा तो 2 लाख ही लेना है, टोटल 10 लाख दिए तो 5 साल का था तो 2-2 लाख ले लेंगे, और कोई और रेशियो है तो वो ले लेंगे। हाँ पर लीज रेंट, ऑपरेटिंग लीज में लीज रेंट लेसोर के लिए क्या है, इनकम, और लेसी के लिए क्या है, एक्सपेंस। ठीक है, लेसोर की बुक में एसेट रहेगी, लेसी बुक में एसेट नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन इसीलिए लेसोर की बुक में आएगा, लेसी की बुक में आना ही नहीं है। लेसी की बुक्स में सिर्फ लीज रेंट का एक्सपेंस आएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल वही हुआ है ना। तो बेटा इस एग्जांपल में मैंने लीज रेंट लिया, ये ऑपरेटिंग लीज की एग्जांपल है, अभी बाकी छोड़ दो, बस ये लीज रेंट देखो 180 है, और लेसी की बुक्स में मैंने क्या एंट्री करी, लीज रेंट टू बैंक और पीएनएल टू लीज रेंट, है ना। पर बेटा एक बात मैं बताऊं कि इस सवाल में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा कर दिया है, और वो ट्विस्ट ये पैदा कर दिया कि मैंने बड़ा ड्रामा कर दिया यहां पे एक, और वो ड्रामा आपके भले के लिए किया है कि पहले मैं ये सिद्ध करूंगा इस सवाल में कि ये ऑपरेटिंग लीज है। हाँ भाई एग्जाम में ये भी तो आ सकता है कि भाई आइडेंटिफाई करो कि लीज ट्रांजेक्शन कौन सा है, ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंस लीज। ये आ गया तो क्या करोगे, चेक भी तो करना पड़ सकता है। अरे पिछले सवाल में मैंने कहा बात चेक करो, यहां चेक कराता हूं आपको मैं कि ऑपरेटिंग लीज कैसे है। बेटा असेट की कॉस्ट 15 लाख है, देखो 15 लाख 15 लाख, इसकी जो जिंदगी है यूजफुल लाइफ, जिंदगी जो ना मिलेगी दोबारा, वो 20 साल है। और लेसी ने बोला है कि मैं लेसर और लेसी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो 8 साल का हुआ है। बेटा मैं फिर कह रहा हूं इससे कोई मतलब नहीं, बीच में से 8 साल है, 11 साल है, 12 साल है, 15 साल है। ईयर्स तो लास्ट में देखते, जब कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम मान लेते हैं कि भाई ठीक है, हाँ मेजॉरिटी ऑफ द ईयर अगर जा रहा है तो फाइनेंस है, नहीं तो ऑपरेटिंग है, लेकिन वरना ईयर्स नहीं देखते। अब चेक करते हैं, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8, लीज पेमेंट 1,80,000, सेम 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 सेम। 14% डिस्काउंट की रेट दी मैंने आपको, तो 14% का पीवी फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.14 से निकालते हैं फैक्टर आप। हाँ बेटा जो आज 100 है, आज 100 है, तो 1 साल बाद वो 114 हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो 1 साल बाद की वैल्यू 114 के बराबर है, तो आज वाली वैल्यू 100 के बराबर है। तो या तो तुम एक काम करो, हाँ तुम एक काम करो, 114 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आएगा ना, इंटू 100/114, तो 100/114 1 डिवाइडेड बाय 1.14 निकालो। इतनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आती है ना बेटा, हाँ निकालो निकालो। 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1.14 आया, क्या आया देखो 0.8772 आ गया ना। अब ये तो तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है ना, चमत्कारी कैलकुलेटर है, बिल्कुल चमत्कार दिखाएगा। इक्वल टू, अब कुछ नहीं करना, इक्वल टू दबाते जाओ, अगले साल क्या आते जाएंगे, देखो मजा आएगा। आ रहा है मजा, इक्वल टू दबाओ, 0.769 इक्वल टू 674 इक्वल टू, मजा आ रहा है ना, हाँ देखो बस ये आ जाएंगे फैक्टर सारे, ठीक है, तो ये आ जाएंगे तुम्हारे। तो बेटा ये 1,80,000 रुपए को इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम सबको, तो ये आंसर आता जाएगा। ये एक काम करो, इन सबका टोटल लेके एक ही बार 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ गया 8,47,890। सर आपने निकाल क्यों रहे हो बेटा, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, फाइनेंस लीज, चलो ऑपरेटिंग लीज रहा है, पर फाइनेंस लीज में सिचुएशन 3 भी पढ़ाई थी ना मैंने, उसमें याद है था लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू, वो निकलवाई है। चेक कर रहा हूं, देखो चेक कर रहा हूं लीज रेंट। तो असेट की कॉस्ट है 15 लाख, और हम लेसी से, गुड्डू रुचि से जो ले रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखें। बेटा वैसे तो 1,80,000 इंटू 8 टोटल कितना लिया जा रहा है ना, ये आ गया, पर उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू 847,890, 847,890। बाकी तो इंटरेस्ट होता है ना, फाइनेंस लीज होता तो ये। तो 15 लाख और 847,890, ये जो परसेंट आ रहा है बेटा, ये 56.52% आ रहा है। मतलब लेसोर लेसी को 20 साल की लाइफ वाली एसेट को 8 साल के लिए दे रहा है, मतलब आने वाले 12 साल तो उसके पास ही रहेगी। केवल पीरियड देखूंगा तो वो पहले ही क्लियर है कि ऑपरेटिंग लीज है, लेकिन पीरियड आखिरी में देखना है। हाँ बेटा पीरियड लास्ट में देखना है। अरे हम आपसे जो पैसा ले रहे हैं 20 लाख में से, असेट 15 लाख में से असेट 15 लाख रुपीस की है, तो हम आज आपसे जो ले रहे हैं फ्यूचर 180 8 साल तक लेंगे,
तो आज की उसकी वर्थ आ रही है 8,47,890। तो हम आपसे टोटल 56% ही तो ले रहे हैं लगभग लेसॉर लेसी से। तो बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना आपसे कि अगर लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू 90% है उससे ज्यादा या 100% है उससे ज्यादा आ जाए तो फाइनेंस लीज है। 90% से कम पर वो क्या है, लिख दिया यहां पर सो ऑपरेटिंग लीज, सो ऑपरेटिंग लीज। और इसीलिए ये सवाल ऑपरेटिंग लीज का है, इसीलिए मैं लेसी की बुक्स में यहां पे एंट्री करूंगा लीज रेंट टू बैंक एंड पीएनएल टू लीज रेंट। हर साल ये एंट्री होगी लेसी की बुक्स में। क्लियर? ये डिस्काउंट रेट तो केवल ये प्रूव करने के लिए था, ये सवाल में जो डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट दिया था तो ये केवल प्रूव करने के लिए दिया था कि ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज। क्लियर? तो 1,80,000 रुपीज का एक्सपेंस लेसी अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, क्या क्या सीख लिया? अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसॉर, इन द बुक्स ऑफ लेसी। ऑपरेटिंग लीज का ट्रांजैक्शन है तो असेट लेसॉर की बुक्स में आएगी, डेप्रिशिएशन लेसॉर की बुक्स में आएगा। कोई खर्चा कॉस्ट इनकर करेगा लेसॉर तो वो लेसॉर के लिए एक्सपेंस होगा। अगर कोई कॉस्ट इनकर करेगा लेसॉर और उससे असेट की वैल्यू कैपेसिटी बढ़ती है तो असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना। और लीज रेंटल जो है वो इनकम है, एक साथ पूरा मिल जाएगा तो एडवांस लीज रेंटल लाइबिलिटी है और उसका हर साल कुछ हिस्सा इनकम की तरह पीएनएल में आएगा। बैलेंस शीट किसकी बैलेंस शीट में एसेट आएगी? लेसॉर की बैलेंस शीट में एसेट आएगी। और ऑपरेटिंग लीज में लेसी की बुक्स में कुछ भी टेंशन नहीं है, ना तो बैलेंस शीट में एसेट आएगी, बिल्कुल एसेट उसकी बुक्स में आनी ही नहीं है। हाँ, वो जो मशीनरी ली है जैसे तो वो एसेट नहीं आनी है। हाँ, पर लेसी मान लो ये 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपीज 8 साल के लिए जो दिए थे वो हर साल दे रहा है, वो एक साथ दे देता तो एक्सपेंस तो 180 है, पर ये प्रीपेड उसकी एसेट आ जाती, वैसे एसेट आ जाएगी, वैसे एसेट आ जाएगी। पर जो एसेट लीज पर दी मैं उस एसेट की बात कर रहा हूं, उसकी ओनरशिप लेसॉर के पास ही है, उसका डेप्रिसिएशन लेसॉर नहीं लगाया है। यस, लीज रेंटल इसके लिए एक्सपेंस है। और इस सवाल में अगर ये 1,80,000 पूरा एक साथ दे देता, पूरा एक साथ, तो एक्सपेंस इस साल हर साल 180 पीएनएल में जाता। लेकिन हाँ, 180 पीएनएल में जाता तो बचा हुआ जो 7 साल का प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो तो एज ए प्रीपेड एसेट में आता लेसी की बुक्स में। बिल्कुल सही समझा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, चलो बस 2.19 में यहां तक हम पढ़ चुके।